हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड लेके आई है नई क्रैश कोर्स। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे वीडियो बनाए हैं। कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ये क्रैश कोर्स है सब्जेक्ट नंबर 3, जो कि है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ NIHL पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आवाज़ में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत थोड़ी ख़राब है। एंड आपको बताना चाहते हैं कि आपको हमारे कोर्स की PDF परचेज़ कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कॉन्टैक्ट करके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर हमारी ईमेल ID पे। साथ ही साथ आप हमारे LLB कोर्सेज़ को भी या फिर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें सभी लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज का टॉपिक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ NIHL में 4th यूनिट, जो कि है नेशनैलिटी, इमिग्रेंट, रेफ्यूजी एंड IDP। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का जो सवाल था, ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कोस्टारिका, दैट इज टिनोको क्लेम आर्बिट्रेशन केस, ये किससे रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिकॉग्निशन। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे फर्स्ट टर्म है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी को स्टार्क ने डिफाइन किया है एज अ लीगल स्टेटस जो कि दिया जाता है फॉर अ मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री, ताकि वो उनके सभी एक्ट, डिसीजन और पॉलिसी को सेफ गार्ड कर सके किसी एक इंडिविजुअल की। ना ये लीगल रिलेशनशिप है किन के बीच? तो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच, और हर स्टेट डिटरमाइन करता है कि कौन नेशनल उसके है, सो दैट उन नेशनल के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग वो काम कर सके। नई नेशनलिटी एक्वायर कैसे की जाती है? तो कुछ तरीके हैं एक्वायर करने के एंड कुछ तरीके हैं इसे लूज़ करने के भी। नेशनलिटी एक्वायर की जाती है जैसे कि आपने अगर वहाँ पे जन्म ले लिया, इससे एक्वायर हो जाएंगी। अगर आपके माता पिता ने जन्म लिया था तो आपको डिसेंट के अकॉर्डिंग नेशनलिटी मिल जाएंगी। नेचुरलाइजेशन से, यानी कि मान लीजिए आपने बहुत समय तक उस कंट्री में समय बिता लिया है तो इस कारणवश भी आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाएंगी। आपने अगर कुछ समय के लिए नेशनलिटी ख़त्म कर दी थी, आप उसे दोबारा रिज्यूम करके प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आपके टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री ने एक्वायर कर लिया तो उस दूसरे कंट्री के नेशनलिटी भी आपको मिल जाएंगी। या फिर किसी दूसरे कंट्री के लोगों से मैरिज किया है या फिर आपको अडॉप्ट किया गया है तो उन केस में भी आपको वहाँ का नेशनलिटी मिल जाता है। वहीं नेशनलिटी को खोया भी जाता है अगर आपने उसके नेशनलिटी को ऑटोमेटिकली अपने कंसेंट से वेव कर दिया हो, रिलीज़ कर दिया हो, या आपको डिप्राइव किया गया हो उस कंट्री के द्वारा, या फिर आपने रिनंसिएशन किया हो उस पर्टिकुलर नेशनलिटी का, तो इन केसेस में आप लूज़ कर देते हैं। नाउ सिटीजनशिप, ये नेशनलिटी का ही पार्ट है। सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है सेक्शन आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 में, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट भी है ऑफ द ईयर 1955। लेकिन नेशनलिटी के रिगार्डिंग ऐसे कोई भी एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। नाउ आर्टिकल 15 UDHR का डिफाइन करता है और बताता है कि नेशनलिटी होने के कारण क्या क्या राइट आ जाती है। तो सभी पर्सन के पास नेशनलिटी का राइट है और किसी को भी नेशनलिटी के राइट से डिप्राइव या डिनाई नहीं किया जाएगा। ना इसी नेशनलिटी के लोग अगर कहीं पे जाते हैं तो उसे माइग्रेशन करते हैं। ना ये माइग्रेशन इंटरनल यानी कि उसी कंट्री में, या फिर एक्सटर्नल उस कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। ना पीपल माइग्रेट करते हैं एक एरिया में या फिर दूसरे एरिया में अपने फैमिली से यूनाइट करने के लिए, अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे जॉब के लिए, और अपने कंट्री से ह्यूमन राइट अब्यूज़, टॉर्चर या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या परसिक्यूशन से बचने के लिए। ना जनरली जब वो माइग्रेट करते हैं तो उनके पास भी सेम ह्यूमन राइट मिलता है जैसा कि किसी एक दूसरे इंडिविजुअल के पास रहेगा। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, स्टेट अगर चाहे तो इनके कुछ राइट को वो लिमिट कर सकती है। ना माइग्रेंट जो होते हैं या इमिग्रेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रिफ्यूजी होंगे और एक इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होंगे। ना जनरली तो लोग माइग्रेट करते हैं जॉब के रिगार्डिंग, बट अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं किसी कारणवश, जिसमें से एक रिफ्यूजी या फिर एक IDP भी हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्यूजी? तो ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्टेटलेसनेस क्या होता है। नाउ अगर कोई पर्सन किसी भी स्टेट का नेशनल ना कंसिडर किया जाए तो उसे हम स्टेटलेस प्रिज्यूम करते हैं। ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 1 ऑफ 1954 कन्वेंशन। नाउ 3 कन्वेंशन है स्टेटलेसनेस के रिगार्डिंग। एक है 1951 का स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी कन्वेंशन, 1954 का एंड 1961 का स्टेटलेसनेस का कन्वेंशन।
नाउ UNHCR, दैट इज ह्यूमन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ये एजेंसी है जो स्टेटलेसनेस के इशू को एड्रेस करती है। वहीं रेफ्यूजी, ये आर्टिकल 14(1) ऑफ UDHR गारंटी करता है कि किसी को भी अगर वो रेफ्यूजी है तो दूसरी कंट्री में उसे असाइलम मिलेगा। और रेफ्यूजी के रिगार्डिंग कौन से कन्वेंशन है, तो देखिए ऊपर वाले कन्वेंशन स्टेटलेसनेस के रिगार्डिंग थे, नीचे वाले कन्वेंशन जो है दो है वो रेफ्यूजी के रिगार्डिंग है, जिसमें पहला 1951 का कन्वेंशन है और 1961 का प्रोटोकॉल है, और इंडिया इन दोनों में से किसी का भी सिग्नेटरी नहीं है। तो यानी कि मान लीजिए अगर म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान भारत में है तो भारत बाध्य नहीं होगा किसी भी रेफ्यूजी के प्रोटोकॉल या फिर कन्वेंशन के द्वारा। ना इसी लेजिस्लेशन में आर्टिकल नंबर 33 है जो कि नॉन रिफॉर्मेट की बात करता है, जिससे क्या इससे ये प्रिंसिपल है कि अगर कोई पर्सन रेफ्यूजी होके असाइलम सीख कर रहा है दूसरे कंट्री से जहाँ पे उसे खतरा है परसिक्यूशन का, तो वो कंट्री उसे रिटर्न नहीं करेगी क्योंकि इनके इंडिया का पार्टी नहीं है। इस कारण से वो रोहिंग्या रेफ्यूजी को यहाँ से रिटर्न कर सकता है। नाउ रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, तो रेफ्यूजी मतलब ये हो गया कि जो भी पर्सन दूसरे कंट्री से इस कंट्री में आया है बाय रीज़न ऑफ बीइंग फियर, डर से कि उसे परसिक्यूट किया जाएगा उसके रेस के कारण, रिलीजन के कारण, नेशनलिटी के कारण, या फिर मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन के कारण, और इस डर से वो वापस अपनी कंट्री में नहीं जा पा रहे। तो 3 बेसिक एसेंशियल है रेफ्यूजी के, जिसमें पहला है कि वो घर के बाहर होना चाहिए, आउटसाइड हिज होम कंट्री। फियर होना चाहिए परसिक्यूशन का, यानी कि डर होना चाहिए उसके अंदर। और तीसरी बात, वो अपने कंट्री के प्रोटेक्शन का एंजॉय नहीं कर पा रहा है। अगर ये 3 एसेंशियल फुलफिल हो गए तो उसे रेफ्यूजी का स्टेटस मिल जाएगा। नाउ जैसे मैंने बताया था, इमिग्रेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपके रेफ्यूजी जो कंट्री के बाहर चले गए, और वहीं एक होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो कंट्री के अंदर ही रहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, इस कंट्री के अंदर अगर कोई रेफ्यूजी है तो उसे हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलेंगे, और वो जब इस कंट्री के बाहर चला जाएगा तो उसे हम रेफ्यूजी बोलेंगे, और ये दोनों के दोनों माइग्रेंट ही कहलाते हैं। तो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन जिन्होंने अभी तक बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, और अनलाइक रेफ्यूजी वो अभी अपने घर पे ही है लेकिन अपने ही कंट्री में वो दौड़ रहे हैं, वो अपने ही कंट्री में है, बस ये है कि वो गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मांग नहीं पा रहे। नाउ ऑफन ये क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डर होता है उनके अंदर आर्म कॉन्फ्लिक्ट का, या फिर अगर डर है उन्हें किसी प्रकार के इंटरनल सिचुएशन का जिनसे कि उन्हें खतरा है। नाउ तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इमिग्रेंट वो हो गए जो बाहर सेटल करने के लिए चूज़ करते हैं, रेफ्यूजी जिन्हें फोर्स किया जाता है कंट्री से बाहर जाने के लिए, और आईडीपी वो हो गए जो रेफ्यूजी होते हैं लेकिन अपने होम कंट्री में होते हैं, उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है। और जब रेफ्यूजी को बाहर की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें रेफ्यूजी नहीं डिटरमाइन किया गया है तो उन्हें हम असाइलम सीकर बोलते हैं। सो ये है आपका सवाल आज के टॉपिक के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स ऑफ लूजिंग नेशनैलिटी, इनमें से कौन सा नेशनैलिटी लूज करने का तरीका नहीं है, ये आपके ऑप्शन। डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। लीगल डिकोड लेके आ रही है एक मॉक टेस्ट सीरीज। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक या टॉपिक पे डाउट है या किसी भी टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। हमारे LLB कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, PDF परचेज करने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।